ओके आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। हेलो, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अरे भाई तुम लोग शांत हो जाओ, एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट। देखो, सबसे पहले ना अपने आज ये समझेंगे सर हायर परचेज होता क्या है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है। बहुत लोग दोनों का मतलब सेम समझते हैं। बहुत लोग को लगता है हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट सिस्टम सेम होता है, पर ऐसा नहीं है। कुछ माइनर सा डिफरेंस है जो आपकी नज़र में माइनर सा है, बट अगर एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज मैं सबसे पहले आपको हायर परचेज क्या होता है ये समझाऊंगा, फिर इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है ये समझाऊंगा, ठीक है। ओके, सुनो ध्यान से। मान लेते हैं कि आप एक एसेट परचेज कर रहे हो। सुनो, मान लेते हैं आप एक एसेट परचेज कर रहे हैं। तो सपोज कार, अरे श्रेया देखना इधर। सपोज आप एक एसेट परचेज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कार परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, या तो आप कैश में देकर परचेज करें, या तो आप कैश में देकर परचेज करें, या एक ऑप्शन है क्रेडिट में परचेज करें। तो जब भी आप उधारी में परचेज करते हैं तो आपको कैश अमाउंट तो देना पड़ेगा, साथ ही साथ कुछ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कैश में परचेज करेंगे तो आपको नो एनी इंटरेस्ट, आप डायरेक्टली 2 लाख रुपया देंगे और कार लेकर घर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रेडिट में परचेज करोगे तो आपको कैश भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो क्रेडिट में इसका दाम कितना हो जाएगा, 2,40,000, जिसमें से 2 लाख रुपए आपका प्रिंसिपल अमाउंट था और 40,000 आपका इंटरेस्ट था। तो कार का दाम हो गया 2,40,000, ठीक है। अब यहां पर जो चैप्टर ना, इस चैप्टर में कहीं पर भी कैश का कोई जिक्र नहीं है। एक्चुअल में हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट का बात तभी होगा जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होगा, उधारी का ट्रांजैक्शन होगा, तभी ये चीज हमारा आएगा। अदरवाइज अदरवाइज अगर कैश का ट्रांजैक्शन होता है तो हायर परचेज और इंस्टॉलमेंट नहीं आता, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है, सर ये जो 2,40,000 है, ये जो 2,40,000 है, ये जो 2,40,000 है, अब ये 2,40,000 का जो कार है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस परचेज करें या हायर परचेज बेसिस परचेज करें। क्योंकि बहुत लोगों को पता क्या लगता है कि इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज क्या है, सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो पेमेंट करने का तरीका है दोनों का सेम है। चाहे तुम इंस्टॉलमेंट सिस्टम लो, चाहे तुम हायर परचेज सिस्टम अप्लाई करो, कुछ भी सिस्टम लो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन, पेमेंट का कैलकुलेशन, एवरीथिंग इज सेम। फिर भी डिफरेंस है, फिर भी डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या, पहले ध्यान समझो। मान लेते हैं 2,40,000 कार का दाम है, 2,40,000 क्या है, कार का दाम है। और आपने 20,000 दिया डाउन पेमेंट। जैसे आप लोग बाइक वगैरह, बहुत लोग बाइक वगैरह लेते हैं ना, ईएमआई पे लेते हैं, कार लोग ईएमआई पे लेते हैं। तो कुछ रुपए डाउन पेमेंट देते हैं, अब बाकी जितना बैलेंस होता है उसका क्या बनवा देते हैं, ईएमआई बनवा लेते हैं, इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। तो आपने 2,40,000 में 2,000 दिया है डाउन पेमेंट, 20,000, सॉरी 20,000 आपने क्या दिया है डाउन पेमेंट, ठीक है। रिमेनिंग बैलेंस को आपने बना लिया, मान लेते 4 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो 2,40,000 में से अगर 20,000 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, 2,20,000। और आपने इसको 4 इंस्टॉलमेंट बना लिया, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना हो गया, 50,000। कितना हो गया, 50,000। तो पहला इंस्टॉलमेंट 55,000, पहला इंस्टॉलमेंट 55,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 55,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 55,000, चौथा इंस्टॉलमेंट 55,000, ठीक है। यहां तक कैलकुलेशन इसका भी सेम है, यहां तक कैलकुलेशन इसका भी सेम है। समझ गया मेरा बात, कैलकुलेशन यहां तक सेम है, ठीक है। पर डिफरेंस क्या, पहले ये समझो। अगर आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम लेते हो, जैसे ही आपने डाउन पेमेंट दिया, सामान की जो ओनरशिप है वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई। अब आप उस सामान के ओनर बन गए। समझ रहे हो? इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही आपने डाउन पेमेंट दिया और आपने ईएमआई में इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवा दिया, डाउन पेमेंट देते ही आप उस सामान के, आप उस गुड्स के ओनर बन गए। समझ गए मेरी बात? लेकिन हायर परचेज में ओनरशिप तब ट्रांसफर होगी जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे। जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करोगे, आपको गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जाएगी। तब तक आपको, जब तक आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं होता है। जैसे ही आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट, आपने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, सेकंड इंस्टॉलमेंट दिया, थर्ड इंस्टॉलमेंट दिया, फोर्थ इंस्टॉलमेंट दिया, जैसे ही आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुआ, अब आपको गुड्स की ओनर, अब आप गुड्स के ओनर बन गए। अभी तक आप ओनर नहीं थे, अभी तक आप गुड्स के यूजर थे, आप गुड्स को यूज कर रहे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या उठता है, अगर मैं इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सामान परचेज करता हूं तो डाउन पेमेंट देते ही मैं क्या बन गया, ओनर। अब अगर मैं कंपनी को इंस्टॉलमेंट पे करूं या कंपनी की इंस्टॉलमेंट ना पे करूं,
कंपनी मेरे गुड्स को वापस नहीं ले सकती, मेरे ऊपर केस करके, तुम लोग तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही रहा हूं इतने दिन से, कंपनी मेरे ऊपर केस करके पैसा रिकवर करा सकती है, पर मेरे गुड्स को मेरे से छीन नहीं सकता, मेरे गुड्स को वो लोग वापस नहीं ले सकता। लेकिन हायर परचेज में क्या होता है, सपोज आपने पहला इंस्टॉलमेंट क्लियर किया, आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट क्लियर किया और आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट भी क्लियर कर दिया, आपने चौथा इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं किया, सामने वाला बैंक आएगा, आपकी गाड़ी उठाएगा, लेकर चला जाएगा, बिकॉज ओनरशिप अभी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुई थी। ओनरशिप किसकी थी? बैंक की थी। तो बैंक आएगा आपसे पेमेंट का डिमांड करेगा, आप अगर पेमेंट नहीं करते हो सिंपली गाड़ी उठाएगा, लेकर चल जाएगा, बिकॉज आपने जो अग्रीमेंट किया था वो हायर परचेज का एग्रीमेंट था। तो अभी तक बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज का जो कैलकुलेशन है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन हो या इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हो, सारी की सारी कैलकुलेशन क्या है, सेम है। बेसिक डिफरेंस क्या है, अगर आप इंस्टॉलमेंट सिस्टम अप्लाई करते हैं, जैसे ही आपने डाउन पेमेंट पे किया, ओनरशिप गुड्स की आपके नाम पे ट्रांसफर हो गई, आप अपने गुड्स के ओनर हो गए, आप अपने गुड्स के मालिक हो गए। लेकिन जैसे ही आपने हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, अगर आपने कोई गुड्स का ट्रांजैक्शन किया है हायर परचेज में, तो डाउन पेमेंट पे किया, सारे के सारे इंस्टॉलमेंट क्लियर किए, और जैसे ही आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट पे किया, मतलब चौथा इंस्टॉलमेंट पे किया, अब आप गुड्स क्या बन गए? ओनर बन गए। क्वेश्चन आ रहा है, सर अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सामान लिया और गुड्स और इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तो क्या होगा? आपकी ओनरशिप आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो गुड्स आपके घर पे रहेगा, आपके घर के दरवाजे के सामने खड़ा रहेगा। मान लो कार है, वो कार आपसे कोई ले नहीं सकता, बट हाँ कंपनी आपके ऊपर केस करके पैसा रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर वही एट द सेम टाइम हायर परचेज की बात हो, अगर किसी ने हायर परचेज का इंस्टॉलमेंट मिस कर दिया या पेमेंट करने से मना कर दिया, तो बैंक के पास पूरी की पूरी पावर है, वो आएगा और आपका कार आपसे छीन कर ले जाएगा, बिकॉज अभी तक बैंक वाले ने आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया था। तो सर ओनरशिप है किसकी? जब तक आप इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं करते तब तक ओनरशिप रहेगी क्रेडिटर की, मतलब बैंक की ओनरशिप रहेगी। क्लियर हो रहा है मेरा बात? क्लियर हो रहा है मेरा बात? ओके देख लो, पहला चीज में इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट बेसिस ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ मेकिंग डाउन पेमेंट। जैसे ही आप डाउन पेमेंट करते हो, आपकी ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है, किस पर? इंस्टॉलमेंट में। इन केस ऑफ हायर परचेज ओनरशिप इज ट्रांसफर आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज में क्या होता है, जैसे ही आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी। बोलो यहां तक क्लियर है? हेलो, यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, लाइव स्टूडेंट कुछ भी डाउट होगा मेरे से पूछ लेना प्लीज। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर आप डिफॉल्ट कर दिए, मतलब इंस्टॉलमेंट देने में आपने क्या कर लिया? डिफॉल्ट कर दिया। हो सकता है आपने ये वाला इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट मतलब आपने ये वाला इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, गुड्स कैन नॉट बी रिपोज्ड का मतलब होता आपकी ओनरशिप आपसे कोई छीन नहीं सकता, गुड्स आपसे कोई ले नहीं सकता। हाँ आपके ऊपर केस होगा, केस के बाद आपको पैसा देना पड़ेगा, ये हो सकता है, बट आपसे कोई आपकी ओनरशिप नहीं छीन सकता। बट हर परचेज में क्या बोला था? इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स कैन बी रिपोज्ड ऑन द डिफॉल्ट। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते तो आपसे आपकी तो ओनरशिप थी नहीं, तो आपके पास जो गुड्स था उस गुड्स को छीन लिया जाएगा। ठीक है, और पता है हायर परचेज में एक बात और याद रखना, सपोज आपने ये पेमेंट किया, ये वाला इंस्टॉलमेंट दिया, सेकेंड वाला दिया, थर्ड वाला दिया, और आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो कोई बात नहीं है, बैंक वाला आएगा, कार लेके जाएगा। अब आप बैंक वाले को ये नहीं बोल सकते कि मेरा तो डाउन पेमेंट था, मेरा तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, मेरा तो सेकंड था, मेरा थर्ड था, तो आप अपनी कार लेके जा रहे हो, तो मेरा किया गया सारा का सारा पैसा वापस करो। अगर आप ऐसा कुछ डिमांड करते हैं, बैंक वाला कुछ नहीं देगा, मतलब बैंक वाला बोलेगा कि जितना पैसा दे दिए अब उसमें से एक भी रुपया तुमको नहीं देंगे। इतना जल्दी इमोशनल आके डिसीजन नहीं लेते, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं क्लियर करते हो, इसके पहले आपने जो भी पेमेंट किया आपको एक भी पैसा रिकवर नहीं होगा। हायर परचेज हमेशा याद रखना, अगर आप लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं करते हो, इसके पहले इंस्टॉलमेंट के पहले, लास्ट इंस्टॉलमेंट पहले जो भी आपने पेमेंट किया आप बैंक से रिकवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यही आता सर बेटर क्या है? ऑप्शन यही आ रहा है, विच वन शुड बी प्रेफर। आपको इंस्टॉलमेंट बेसिस प्रेफर करना चाहिए या हायर परचेज बेसिस प्रेफर करना चाहिए? क्वेश्चन यही आ रहा, कौन सा प्रेफर किया जाए? विच वन शुड प्रेफर,
किसी मन में आ रहा है सर इंस्टॉलमेंट अच्छा है, किसी मन में आ रहा है सर हायर परचेज अच्छा है। चलो मैं बात करता हूँ बेटर कौन है, ध्यान से लो। मैं कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। सपोज चलो मोहित की बात करें, है ना, जहाँ पैसे की बात है तो वहाँ मोहित का नाम आता है। चलो मोहित की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो मोहित की बात करते हैं, चल मोहित थोड़ा कॉपरेट करना, ठीक है। मोहित की बात करते हैं। मान लेते हैं मोहित अपना बीकॉम क्लियर किया, ठीक है, और बीकॉम क्लियर किया, जो भी कोर्सेज करने थे सारे कोर्सेज कंप्लीट करके एक बड़ा सा शोरूम ओपन किया। बिकॉज आपको पता है बीइंग ए मारवाड़ी बिजनेस करेगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा इसको। तो मोहित ने एक बड़ा सा शोरूम ओपन किया, ठीक है। अब मोहित सुनो, मोहित पढ़ाई लिखाई तो कर लिया, अब बिजनेस करने के लिए चाहिए कैपिटल। अब मोहित ने पापा से बात किया, मम्मी से बात किया और बड़े बड़े सपने दिखाए कि पापा ये बिजनेस करेंगे, ठीक है, इतना प्रॉफिट होगा, सब कुछ होता है ना, बड़े बड़े सपने दिखा दिया। अब पापा मम्मी भी मोहित की बातों में आकर के उन्होंने भी सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब मोहित अपने पेरेंट्स से पैसा उठाया और एक बड़ा सा शोरूम ओपन किया, एक बड़ा सा शोरूम ओपन किया। सर ये कौन सा शोरूम है? मान लेते हैं ये टीवी का शोरूम है। इसका शोरूम है टीवी का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का शोरूम है। मान लेते हैं टीवी का शोरूम है, और बड़ी बड़ी टीवी है, छोटा बड़ा टीवी नहीं, 40-50 नहीं, 100 की बात है, बड़ी बड़ी टीवी, अच्छी क्वालिटी, लाख लाख रुपए की टीवी मोहित बेच रहा है, ठीक है। अब मान लेते शोरूम का पहला दिन था, मैं पढ़ा कर साइड से गुजर रहा था, मोहित मेरे को दूर से देख लिया, बोला अभिषेक सर आपके आशीर्वाद की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे, आइए पहला टीवी हम आपको ही सेल करेंगे। आया सामने, पहला टीवी आज हम आपको सेल करेंगे। मैंने मोहित को बोला देख भाई मोहित, तेरे पास जो टीवी है भाई लाखों का है, एक गरीब टीचर इतना पेमेंट नहीं कर पाएगा। बोला कोई बात नहीं सर। सुना तो अरे शांत रहे। तो मोहित बोला कि सर कोई बात नहीं सर, आपने तो पढ़ाया था हायर परचेज कि डाउन पेमेंट करके हम ईएमआई बांध देंगे। अरे डाउन पेमेंट आप थोड़ा बहुत कर दीजिए और आपका जो भी इंस्टॉलमेंट बेसिस पर हम आपका जो भी बोलेगा 5, 10, 50, 20 इंस्टॉलमेंट जो भी बोलेगा हम कर देंगे, बट आप छोटा सा डाउन पेमेंट कर दीजिए, बाकी रिमेनिंग अमाउंट हम क्या कर देंगे, इंस्टॉलमेंट में कर देंगे, ठीक है। मैंने बोला अरे यार बहुत अच्छी बात है, मेरा ज्ञान काम आ गया। मैंने मोहित को, ठीक है, मैंने मोहित को क्या कर दिया, अरे बोलो ना, मैंने मोहित को क्या दे दिया, डाउन पेमेंट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपया, 10,000 रुपया डाउन पेमेंट दे दिया मैंने मोहित को, ठीक है। और ये जो टीवी थी इसको भैया हम लेकर आए अपने घर। कहाँ लेकर आए? अपने घर, ठीक है। अब जब घर लेकर आए, मान लेते एज्यूम कर लो हम शादीशुदा है, 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लो हम शादीशुदा, वैसे मेरा शादी हुआ नहीं है, डिस्क्लेमर है, बट एज्यूम कर लो हम 2 मिनट के लिए क्या है, शादीशुदा है, ठीक है। अब जैसे मैं टीवी लेकर आया, ठीक है, अब मेरे जो बच्चे हैं, पापा चॉकलेट कहाँ है, ठीक है, आज गिफ्ट में क्या है, ये क्या है, वो क्या है। मैंने बोला बेटा कुछ नहीं, टीवी है, ये जो टीवी है अब तुम्हारा यही गिफ्ट है, अब इसके ऊपर तुम खेलो कूदो, जो करना है करो, कार्टून देखो, जो करना है इस टीवी के साथ करो, यही तुम्हारा पूरे महीने भर का गिफ्ट है जो भी है। अब ये जो टीवी है जो मैं घर लेकर आया, अब जो मेरे बच्चे हैं वो टीवी के साथ समझ रहे हो ना कांड कर रहे हैं। अरे कहाँ गया, दुकान कहाँ गया। टीवी के साथ क्या कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं। अब जब इच्छा हो रहा है कार्टून देख रहे हैं, गुस्सा आ रहा है टीवी को फोड़ दे रहे हैं, जो तब समझ रहे हो बच्चा क्या कर सकता है, क्योंकि मैंने तो खुली छूट दे दिया था। 1 मंथ के बाद मोहित आया, बोला सर पहला इंस्टॉलमेंट सर, आप मेरे शोरूम के पहले कस्टमर थे, पहला इंस्टॉलमेंट दीजिए। मैंने बोला मोहित कौन हो भाई तुम? मोहित बोला है अरे हम आपके स्टूडेंट, हम आपसे इतना साल का पढ़ाई किए हैं और अभी शोरूम ओपन किया और आपको इतने अच्छे मैंने टीवी गिफ्ट किया, और 1.5 लाख का टीवी हम आपको 1 लाख में दिया, 50,000 का मेरी तरफ से आपकी तरफ गिफ्ट था, और आप पहचानने से इनकार कर रहे हो। मैंने बोला मोहित सच में नहीं पहचान पा रहे, कौन है भाई तुम? बोला ठीक है, ये बिल जानते हैं, इस बिल पे पहला इंस्टॉलमेंट था 20,000 रुपया का, चले 20,000 रुपया निकालिए। मैंने बोला मोहित मेरे पास तो है नहीं पैसा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो मोहित बोला कोई बात नहीं, आपने पढ़ाया था कि अगर मैं इंस्टॉलमेंट नहीं क्लियर करूंगा तो गुड्स लेके जाऊंगा, क्योंकि ओनरशिप अभी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं है। जब तक आप टीवी का सारा इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर देते, आपके नाम पे गुड्स, आपके नाम पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, मतलब मेरे और मोहित के बीच में हायर परचेज का अग्रीमेंट हुआ था, जो इंस्टॉलमेंट हुआ था कैसा हुआ था, हायर परचेज का। मैंने बोला कोई बात नहीं मोहित,
हम भी पढ़ाए थे बेटा, हमको यही पता है कि जब तक गुड्स का इंस्टॉलमेंट मैं क्लियर नहीं करूंगा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक काम करो, हम तो इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर पा रहे, जो तुम्हारी टीवी है, जो तुम्हारे एसेट है, लेके जाओ। मोहित बोला ठीक है टीवी दिखाइए। अरे देखो कहीं पड़ी होगी। मोहित घर का कोना कोना देख रहा है, कहीं पे कांच का टुकड़ा मिल रहा है, कहीं पे रिमोट का टुकड़ा मिल रहा है, कहीं पे ये मिल रहा है, कहीं पे वो मिल रहा है। टीवी बेचारे को नहीं मिल रहा है, बेचारे को टीवी नहीं मिला। टीवी का सारा जो पार्ट्स पुर्जा था कहीं ना कहीं कोने पे पड़ा हुआ था, वो बेचारे को मिल गया। मोहित बोला ऐसे बिजनेस करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। टीचर बन के लूट लिया। आया बात सामने। और मान लेते 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं मोहित ने आत्महत्या कर लिया। 2 मिनट के लिए मोहित को बहुत भयंकर नुकसान हुआ। सुनो ना, अरे सुन बाबा मोहित, अरे सब भाई सब हाइपोथेटिकल है, तुम लोग कहानी समझा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का बात समझो। मान लेते मोहित ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि बेचारे को भयंकर नुकसान हो गया, ठीक है, पुनर्जन्म हुआ बेचारे का, है वो सामने। दोबारा मेरे से पढ़ने आया, किस्मत इतना खराब था, ठीक है, मेरे से पढ़ने आया। और वही बात है, सेम सेम कहानी रिपीट करते हैं। इस बार भी वो माँ बाप को बड़े बड़े सपने दिखाया। अच्छा ये सेकंड जन्म है, इसका सेकंड जन्म है, ठीक है। माँ बाप को सपने दिखाया, ठीक है, और बोला सर पापा भी बोला बड़े बड़े बिजनेस करेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। बोले ठीक है। माँ बाप ने इसकी बातों में आया और पेमेंट भाई साहब को कर दिए। ये भाई साहब इस बार भी एक बढ़िया सा शोरूम ओपन किए, इस बार भी एक बढ़िया सा शोरूम ओपन किए, ठीक है। इस बार कौन सा शोरूम बनाए बताओ, इस बार शोरूम बताओ कौन सा बनाए। अच्छा पहला शोरूम में तो मोहित को नुकसान हो गया था। अब सेकंड वाला शोरूम बताओ कौन सा शोरूम बनाया जाए। चलो ठीक है, मान लेते हैं, बोलो कौन सा। लाइव स्टूडेंट आप लोग से पूछे कौन सा। चलो एज पर द ऑनलाइन स्टूडेंट डिमांड, सर इस बार ना कार का बताइए सर, ये बहुत हो गया टेलीविजन। चलो ठीक है मोहित, इस बार तुम कार का एजेंसी लिया भाई, कार का शोरूम ओपन किया, ठीक है। मोहित ने इस बार कार का शोरूम, ये जो शोरूम है इस बार वो कार का ओपन किया। कौन सा मर्सिडीज हो रहा होगा भाई। ठीक है। मोहित इस बार कार का शोरूम ओपन करता है, ध्यान समझना। अब जैसी कार का पहला दिन था, शोरूम का पहला दिन था, बगल से हम गुजर रहे थे, अरे सर पिछले जन्म में भी दिखे थे, इस बार भी दिख गए, आइए आइए सर। हम गया इसके शोरूम में, आया सर ना इसके शोरूम में गया, बोला सर आपसे कोई बात नहीं सर, पिछले जन्म में जो भी हुआ था हमको तो याद है, आपको भी याद होगा। बोले हाँ सब याद है बेटा, सब याद है। बोला सर इस बार ना आपको डाउन पेमेंट पे ना हायर परचेस तो नहीं बेचेंगे, इस बार आपको क्या देंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे। बोले कोई बात नहीं मोहित। बोला सर आप छोटा सा डाउन पेमेंट कर दीजिए। मैंने मोहित को बोला ठीक है भैया लो ये डाउन पेमेंट। मैंने मान लेते हैं 50 लाख की कार थी, मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर दिया, एग्जांपल है 1 लाख रुपए का मैंने मान लेते 1 लाख का डाउन पेमेंट कर दिया। अब ये जो कार थी, सुनो ना, ये जो कार थी, अब ये कार मैं अपने घर लेकर आया। यहां पे जो अग्रीमेंट हुआ, ये है मोहित, ये है अभिषेक सर, ये है मोहित और ये है अभिषेक सर। इस बार जो दोनों में अग्रीमेंट हुआ, ये कौन सा अग्रीमेंट हुआ, इंस्टॉलमेंट का। कौन सा अग्रीमेंट हुआ, इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। अब मैंने मोहित को डाउन पेमेंट कर दिया और कार लेकर अपने घर आ गया, मस्त लॉन्ग ड्राइव ये सब किए जा रहे हैं, घूमे जा रहा है, नाइट आउट हो रहा है फैमिली के साथ, स्टेटस लग रहा है, मोहित भी देख रहा है अच्छा अच्छा मेरा 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 शोरूम से कार गया, अच्छा चल रहा है, ठीक है। एक मंथ के बाद मोहित आया मेरे पास, सर पहला इंस्टॉलमेंट आपका था 50,000 का, प्लीज आप वो पहला इंस्टॉलमेंट क्लियर करिए। मैंने मोहित से फिर दोबारा वही क्वेश्चन किया, कौन हो भाई तुम, कौन है भाई तुम। बोला सर इस बार नहीं सर, पिछला जन्म में आपने बहुत कांड कर दिया, इस बार नहीं सर, इस बार क्लियरली बता रहे सर, इस बार क्लियर बता, कार लेके जाएंगे। अब बोले बाबू सुनना, अच्छे से पढ़ाई कर लिया होता ना तो ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता। इस बार तेरे मेरे बीच में कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, इंस्टॉलमेंट है। और जब आप इंस्टॉलमेंट करते हो तो इस केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है एट द टाइम ऑफ मेकिंग डाउन पेमेंट। जैसे ही मैंने आपको डाउन पेमेंट दिया, जैसे ही मैंने डाउन पेमेंट क्लियर किया, अब ये जो कार थी वो मेरे नाम पे ट्रांसफर हो गई। तो कार का मालिक अब मोहित है या मैं हूं, मैं हूं, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बेसिस में क्या होता है, डाउन पेमेंट देते ही जो कस्टमर होता है वो ओनर बन जाता है। अब मैंने बोला मोहित सुन भाई कार का मालिक तो मैं हूं, तो तुम मेरे से कार नहीं ले जा सकता। बोला मेरे पास बहुत लॉयर है। बोले कर ले बेटा, जो करना कर ले,
मोहित ने बोला आपके ऊपर केस करेंगे। बोले कर लो बाबू, इंडिया में ऐसी लाखों केस पेंडिंग है, एक तो मेरा भी केस आ जाएगा उसमें। आया सामने। मोहित ने क्या किया, मेरे नाम पे केस ठोक दिया। मान लो कोलकाता हाई कोर्ट में केस ठोक दिया मोहित मेरे नाम पे। अब आप बताओ, इंडिया में केस की कमी है क्या? इंडिया में केस की कमी है क्या? एक एक जज के ऊपर लाखों लाखों केस पेंडिंग है, मतलब एक जज को लाख लाख केस सॉल्व करना है। इतने ज्यादा केसेस इंडिया में पेंडिंग है, उसमें मेरा भी एक ठो केस आ गया, इसमें मेरा भी एक ठो केस आ गया। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, कल को मोहित का जब टाइम आता, केस का होता ना, केस का टाइम आता, हो सकता है मैं जिंदा ही नहीं रहूं। अरे हो सकता है 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद मेरा केस का टाइम आता है। चलो अभिषेक पांडे पकड़ के लाओ, पहला इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं किया है, इसको पकड़ लाओ। तो अब आप बताओ, हो सकता है 20 साल 30 साल तक मैं जिंदा ना रहूं। जब केस की सुनवाई का टाइम आएगा तो मैं तो रहूंगा ही नहीं, या रहूंगा भी हो सकता है मैं इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। हो सकता है मैं इंसॉल्वेंट हो गया। और तुम लोगों को मैंने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाया है कि कोई भी अगर इंसॉल्वेंट पर्सन होता है तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और ऑलरेडी अगर मैं इंसॉल्वेंट हूं तो मेरे से कोई एक भी रुपया रिकवर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, जब ऑलरेडी मैं बैंक करप्ट हो चुका हूं। क्योंकि 20 साल के बाद मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। तो 20 साल के बाद हो सकता है मैं दुनिया में रहूं ना, 20 साल वो बाद हो सकता है मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं, 20 साल के बाद ये भी हो सकता है कि मैं पागल हो जाऊं, कुछ भी हो सकता है, बीमारी हो सकती है, कहीं भी हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि जो केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, इसके वजह से मोहित को जो पैसा तुरंत मिलना चाहिए वो पैसा तुरंत मोहित को नहीं मिला। अब मोहित सर पकड़े बैठा हुआ है कि हायर परचेज किया था तब भी मेरे को नुकसान हुआ, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे किया तभी मेरे को नुकसान हुआ। भाई क्या प्रेफर करूं, कौन सा चीज प्रेफर करूं, कौन सा एज ए बिजनेसमैन मेरे लिए क्या बेटर है? हायर परचेज बेटर है या इंस्टॉलमेंट बेसिस बेटर है? प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम, सच बोलना, सच बोलना, प्रॉब्लम है कि नहीं? लाइव स्टूडेंट सच बोलना, प्रॉब्लम है कि नहीं? प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। हायर परचेज बेचारा टीवी लेकर आए थे, पहला इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं किए, आया पैसा मांगने, हम बोले नहीं देंगे, बोलता टीवी लेके जाएंगे, हम बोले लेके जाओ, लेकिन टूटा हुआ टीवी लेकर गया। और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में पैसा मांगने आया, हम बोले नहीं देंगे, बोला कार लेके जाएंगे, हम बोले बाबू इंस्टॉलमेंट बेसिस में याद रखना कार की ओनरशिप तभी ट्रांसफर हो गई थी जिस दिन मैंने डाउन पेमेंट आपको दिया होता। तो इस केस में मोहित को पेमेंट मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर एक एक ट्रांजेक्शन, इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन पे अगर नुकसान होना स्टार्ट हो जाए, बिजनेस कितना दिन चलेगा? और मेरे जैसे ना जाने कितने लोग फायदा उठा जाए। अरे पता है ना, हर एक चीज का लूपहोल होता है, हर एक चीज का लूपहोल होता है। तो मेरे जैसे मैंने एक लॉ का फायदा उठाया, ऐसे हो सकता है मोहित कितने भी लूपहोल उठा ले। इसीलिए क्वेश्चन आया कि विच वन शुड बी प्रेफर, विच वन शुड बी प्रेफर, कौन सा प्रेफर करना चाहिए, कौन सा प्रेफर करना चाहिए? इसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहला एक नोट, इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाई इट इज प्रेफरेबल टू सेल गुड्स ऑन हायर परचेज। बोले कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, अगर आप इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो आप आंख बंद करके हायर परचेज पर सेल आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम थी ना, दोनों तरफ प्रॉब्लम थी। अब क्वेश्चन है सर प्रेफर क्या करें, बिजनेस तो करना है, ऐसा थोड़ी होता कि आप अगर आपको पता छोटे मोटे धंधे कैश पे चलते हैं, लेकिन अगर लाइफ में आपको बड़े धंधे करने हैं, लाखों करोड़ों का अगर आपको टर्नओवर करना है तो उधारी तो आपको बेचना पड़ेगा। और जब तक आप उधारी नहीं बेचोगे आपका धंधा चलने वाला नहीं है। सही बोला नहीं? सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ओके। तो बोल रहा है कि अगर आप कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे देन इट इज प्रेफरेबल टू सेल गुड्स ऑन हायर परचेज। सर कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, इफ सच गुड्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड वेरी इजिली। याद है टीबी कितना जल्दी डिस्ट्रॉय हो गया था? अगर गुड्स बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ड्यूरेबल गुड्स है, लंबा चल सकता है, तो इस केस में आपको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है ये जितनी कार लोन लोग लेते हैं ना, कार लोन, जितने बैंक वाले लोन देते हैं ना, कार लोन, लोग बोलते हैं ना हमने ईएमआई पे लिया, एक्चुअल में वो हायर परचेज पे लिया है। उसको एचपी एग्रीमेंट बोलते हैं, हायर परचेज एग्रीमेंट बोलते हैं। अगर आप फ्यूचर में कभी आप कार लेने जाओगे या बाइक लेने जाओगे, लोग बाइक, कार, स्कूटी ईएमआई पे लेते नहीं लेते, एक्चुअल में वो इंस्टॉलमेंट बेसिस नहीं है, वो हायर परचेज एग्रीमेंट है आपके और बैंक के वर्सेस। तो अगर आपने ऐसे गुड्स को सेल किया जो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया, तो इस केस में आप हायर परचेज एग्रीमेंट को प्रेफर करोगे। सर सेकंड थिंग, सच गुड्स कैन बी इंश्योर्ड। आप देखिए जब भी आप कार लेते हो, बाइक लेते हो, उन सबका क्या होता है? इंश्योरेंस। लेट से कार टूट गई,
फॉर एग्जाम्पल मैं मोहित से मैं कार लेकर आया हायर परचेज पे, और मैंने 1 मंथ में कार तोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मोहित क्या बोलेगा, आप इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर रहे हो, हम कार लेके जा रहे हैं। तो हम मोहित को बोला टूटा हुआ कार लेके जाएगा क्या? मोहित बोला इधर आइए, इंश्योरेंस करा के रखे हैं, आप पैसा नहीं दीजिएगा, कहाँ से पैसा मिल जाएगा? इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा गुड्स जो लॉन्ग ड्यूरेबल हो, जो इजीली डिस्ट्रॉय ना हो पाए, प्लस उन गुड्स का क्या हो पाए, इंश्योरेंस हो पाए, ऐसे गुड्स को आप हमेशा किस पर सेल करोगे? हायर परचेस पे सेल करोगे। और तीसरा बोलता है सच गुड्स हैव द रीसेल वैल्यू। एक 10 लाख की कार है, अगर 5 साल के बाद सेल करोगे तब भी उसकी रीसेल वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। पता है ना, कार टाइम पीरियड पे नहीं चलता है, कितने किलोमीटर चला है और आपकी सर्विसिंग कैसी है, माइलेज वगैरह पे बहुत अच्छी चलती है। अगर आपके कार की कंडीशन अच्छी है तो आपको रीसेल वैल्यू आपको मिल जाए। अगर आप ये 3 बेसिक चीज फुलफिल कर रहे हो कि ऐसा गुड्स जो इजीली डिस्ट्रॉय ना हो, ऐसा गुड्स जिसका इंश्योरेंस हो पाए, और ऐसा गुड्स जिसका मस्त रीसेल वैल्यू हो, ऐसे गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट आप हमेशा किस पर करेंगे? हायर परचेज बेसिस पर करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद सौदा होगा। क्योंकि कस्टमर अगर कभी कल को मना कर दिया कार के इंस्टॉल, मान लो उसने 3 साल का हायर परचेज एग्रीमेंट था, 2 साल तक उसने कार का इंस्टॉलमेंट भरा, तीसरे साल से भरने से मना कर दिया तो कोई बात नहीं, 2 ही साल हुआ है ना। अगर कार टूट जाएगी तो कार का इंश्योरेंस से पैसा ले लेंगे, कार अगर पेमेंट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, कार को रीसेल करके पैसा निकाल लेंगे। तब भी जो बड़ा नुकसान होने वाला था उससे तो बच गए ना। अरे ठीक है 5 लाख नहीं मिलेगा, रीसेल करेंगे 3 लाख तो मिलेगा, 2.5 लाख तो मिलेगा, कुछ तो मेरा नुकसान कवर हुआ। समझ पा रहा है मेरी बात? तो इस चीज में देखा जाता है कि अगर लॉन्ग ड्यूरेबल गुड्स है जो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो पाए, जिसकी अच्छी खासी रीसेल वैल्यू है और जिसका इंश्योरेंस हो सकता है, ऐसे गुड्स को हमेशा किस पर सेल करना चाहिए? हायर परचेज। क्लियर है? नेक्स्ट हो गया, जैसे एग्जांपल देखो, कार हो गया, ट्रक हो गया, हाउस हो गया, टेम्पो, ऑटो, स्कूटी, ये सब आप किस पर कर सकते हो? हायर परचेज एग्रीमेंट पे। ये ब्लैक लाइन देखना, इफ एबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाई, इफ एबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाई, अगर आप ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते, सुनो, अगर आप ऊपर दिए गए, एबव मतलब ये जो कंडीशन दिया गया है, इफ एबव कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाई देन इट इज प्रेफरेबल टू सेल गुड्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। अगर आप ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको कौन सा बेसिस प्रेफर करना चाहिए? इंस्टॉलमेंट बेसिस। जैसे एग्जांपल हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड, जैसे आप लोग एसी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, ये जितने भी आप एसी लेते हो ना, फ्रिज लेते हो, मोबाइल लेते हो, ये सब हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स होते हैं और इन सब की इंस्टॉलमेंट बेसिस पर अग्रीमेंट बनता है। अगर आप मोबाइल, आप फ्लिपकार्ट से अगर आप एसी लेते हो ईएमआई पे, लोग करते हैं ना, डेबिट कार्ड से ईएमआई, क्रेडिट कार्ड से लोग ईएमआई कराते हैं, बजाज कार्ड से लोग ईएमआई करवाते हैं। तो अगर आप फ्लिपकार्ट या दुकान में जा करके, पता है ना, रिलायंस डिजिटल का दिख रहा है, बड़े बड़े शोरूम्स है, अगर वहाँ पे जाकर के आपने फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का, एसी का अगर आपने ईएमआई करवाया है, ये कौन सा ईएमआई है? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे है। रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेबल गुड्स नहीं होते। एसी अगर 5 साल 10 साल चल गया ना, वो भी अच्छा मेंटेनेंस पे चलता है। अगर पता है एसी को तुम 2 साल तक मेंटेन ना करो, खुद में ब्लास्ट हो जाएगा, खुद की सारी सर्विसिंग खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें एसी में ना एक वो होता है, सेंसर होता है, अगर उसके अच्छे से प्रॉपर क्लीनिंग ना करे तो 5 साल में ऐसी खराब, क्योंकि वो सेंसर का मैक्सिमम वारंटी 5 साल होता है। ठीक है, तो एसी हो गया, मैक्सिमम कितना साल चलेगा? 5 साल चलेगा, 6 साल 7 साल चलेगा। अब प्लस खटारा एसी कौन सेकंड हैंड लेगा? अरे आपने घर मस्त बनाया, आपके दीवार में एशियन का 2000 रुपये वाला पेंट है और आप खटारा एसी थोड़ी लगाओगे। मेरा बात समझ रहे हो? बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं पुराना एसी, बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं। आज पुराने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है लोग बहुत कम प्रेफर करते हैं। तो ये बिकॉज ये लॉन्ग ड्यूरेबल गुड्स नहीं है, इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी खासी नहीं होती है। आप कोई भी फ़ोन लो 1 साल बाद उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। कोई फ़ोन लो 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, अगर आप ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तो बेटर है आप इंस्टॉलमेंट बेसिस को प्रेफर करो। एग्जांपल के लिए क्या, हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स। अब अगर आपसे कोई बोले, हेलो, अब आपसे कोई बोले विच वन शुड वी प्रेफर, हेलो, अगर आपसे कोई बोले कि इंस्टॉलमेंट बेसिस अच्छा है या, नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं कुछ नहीं हो, ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाती है। लॉक नहीं, कौन बोला लॉक होता?
गलत बात है, फिर होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कौन लॉक कर, दुकानदार लॉक करवा दिया? नहीं, पॉसिबल नहीं है। च- चलो ठीक है, समझ गया ना। फ्रिज में तू क्या लॉक करेगा, एसी में क्या लॉक करेगा? तो जो हाउस होल्ड ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उसमें नहीं होता है, ठीक है, क्लियर हुआ? अब आपसे अगर कोई पूछे, हाँ बोलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा भाई, थोड़ा इन लोग का बात सुनने दे भाई। रुक जाओ, थोड़ा ऑडियो बढ़ाने दो। ए रिमोट क्या हुआ, ऑडियो बढ़ाने, इसका ऑडियो बढ़ाना था, स्पीकर का। एक मिनट भाई, बस तुम्हारा डाउट को सुन रहा हूँ। 50 कर दो। हाँ बोलो। हाँ, इंश्योरेंस होता है ना, चोरी वोरी का इंश्योरेंस होता है। बाइक वाइक लिया ना आपने, तो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी। हाँ ठीक है। अगर, हाँ बोलिए। क्या चीज़? कस्टमर क्या? ठीक, क्या चीज़? कंपनी एक्चुअली, जैसे सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ। जैसे तुम लोग होम लोन लेता है, होम लोन लेता है, आपको पता है जब आप होम लोन लेते हैं, घर का पेपर आपको नहीं मिलता, बैंक वाला अपने पास रख लेता है। वो तो हायर परचेज हो गया ना। अब आप बोलोगे सर बेनिफिट क्या मिल रहा है, यही बेनिफिट मिल रहा है कि आपके पास 50 लाख नहीं था, बैंक वाला आपको 50 लाख दे दिया। आपके पास घर नहीं था, बैंक वाला आपको घर दिला दिया। आपके पास कार नहीं थी, बैंक वाले आपको कार दिला दी। तो बेनिफिट क्या है? आपके पास 10 लाख रुपया नहीं है, पर बैंक वाला बोलता कोई बात नहीं, आप मेरे को 1 लाख रुपया दीजिए, हम आपको 10 लाख की कार दे रहे हैं। यही तो बेनिफिट है। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन बैंक वाले के पैसे से मेरे पास एक एसेट खड़ा हो गया, और धीरे धीरे मैं पेमेंट करके चुका दूंगा। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मेरा घर हो जाएगा, मेरी कार हो जाएगी। तो यही तो मेरा बेनिफिट। एक बार में मेरे पास पैसा नहीं था, थोड़ा था, पर उस थोड़े पैसे से मेरे को एसेट मिला कि नहीं एसेट मिला, दैट इज माई बेनिफिट, और कुछ बेनिफिट नहीं। ठीक है, ओके। अब अगर आपसे कोई पूछे, वो फुली मैंने आंसर दिया आपके क्वेश्चन का, ठीक है? हेलो, हाँ ठीक है। सुनो, अगर आपसे पूछे सर कौन सा प्रेफर करना है, तो आप ना बेवकूफ वाला आंसर मत देना। नहीं नहीं, हायर परचेज, नहीं नहीं, इंस्टॉलमेंट। उसको बोलना सुन भाई, अगर गुड्स ड्यूरेबल है, जिसका इंश्योरेंस हो सकता है, और जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, आंख बंद कर कौन सा एग्रीमेंट करना? हायर परचेज। और अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो क्या प्रेफर करना है? इंस्टॉलमेंट बेसिस, क्योंकि प्रॉब्लम दोनों तरफ है। याद है ना वो मेरा एग्जांपल, प्रॉब्लम दोनों तरफ से, ठीक है? अब बात कर सकते टॉपिक टू बी कवर्ड। ए बेसिक क्लियर हुआ? आज पहला दिन था, इसलिए पूरा बेसिक पढ़ा दिया कि हायर परचेज क्या होता है, इंस्टॉलमेंट क्या होता है, दोनों में प्रॉब्लम क्या है, कौन सा प्रेफर करोगे। होपफुली बेसिस क्लियर हो गया होगा। अब बात कर सकते टॉपिक टू बी कवर्ड, क्या क्या टॉपिक कवर करूंगा इसमें। देखो, पहला, कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। हमेशा बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट बेसिस और हायर परचेज बेसिस का जो कैलकुलेशन है वो सेम है। कैलकुलेशन सेम है, चाहे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन हो, चाहे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो, एवरीथिंग इज सेम। डिफरेंस है कॉन्सेप्ट का, ओनरशिप का डिफरेंस है, आपका ये गुड्स ट्रांसफर होगा या गुड्स ट्रांसफर नहीं होगा उसका डिफरेंस है। हाँ, उसका डिफरेंस है, बाकी कैलकुलेशन क्या है, सेम है। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, ये पहला टॉपिक है। तो आज मैं आपको इस टॉपिक में कमांड लाऊंगा। सेकेंड टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जिसने बुक परचेज की, जिसने एसेट परचेज किया, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। और थर्ड टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, जिसने बैंक, हायर वेंडर कौन होगा, नॉर्मली बैंक होते हैं ना। अरे नॉर्मली कौन होता है, सेलर। कौन? वेंडर मतलब जिसने हायर परचेज करवाया, जैसे सेलर हो सकता है, कार वाला हो सकता है, या बैंक। अरे बैंक से लोग होम लोन नहीं लेते हैं, तो बैंक भी तो वेंडर हो गया। हाँ, बैंक भी तो वेंडर हो गया, क्योंकि अगर तुम होम लोन लेता है तो बैंक तुम्हारे लिए वेंडर का काम करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेलर की बात हो रही है। तो हायर परचेजर, बायर की बात हो रही है। तो बायर के बुक में क्या ट्रीटमेंट है, सेलर के बुक में क्या ट्रीटमेंट है, ये सीखेंगे।
तो सबसे पहला पहला टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। पहले ये सीखेंगे, उसके बाद जो बायर है, जो हायर परचेजर है, जो बायर है, उसके बुक में कैसे ट्रीटमेंट होगा वो सीखेंगे। और लास्ट में सीखेंगे जो सेलर हमारा हायर वेंडर है उसके बुक्स में कैसे ट्रीटमेंट होगा अकाउंटिंग का, वो हम लोग सीखेंगे। तीन टॉपिक अपने को कवर करना है। पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है, अच्छा ये जो पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, सुनो ना, ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है, इसको वो सब कानून का चक्कर है। कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, इसके टोटल कितने केस है? हेलो, इस टॉपिक के कितने केस है बोलो? इस टोटल टॉपिक कितने है? 6 केस है, 6 केस इसमें है, ठीक है। पहला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। हेलो, पहला टॉपिक कंप्यूटेशन ऑफ कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, इसमें टोटल 6 केस है, ठीक है। पहला केस बात करते हैं, केस 1 बात करते हैं आज, पहला केस 1 समझते हैं, ठीक है। When cash price, rate of interest and instruction of payment are given in the question, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो इस केस में गिवन इन क्वेश्चन, मैं लिख दे रहा हूँ गिवन इन क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे? तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो मैंने एग्जाम्पल 1 तुम्हारे मैट का एग्जाम्पल 1 देखो, ये तुम्हारा मैट है ना, इसका क्वेश्चन 1, तुम्हारा मैट का क्वेश्चन 1 देखो, तुम्हारा मैट का क्वेश्चन 1, ओके। अपने ऐसे मैट में बहुत क्वेश्चन है, 40 या 30 क्वेश्चन होंगे, फिर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले करके, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, हर एक क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करा देंगे, टेंशन मतलब। इंश्योरेंस क्लेम में तो हेलो, इंश्योरेंस क्लेम में तो कितना सारा क्वेश्चन लोग सॉल्व किए, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया इंश्योरेंस क्लेम में, 8 क्लास हुआ लगभग इंश्योरेंस क्लेम का, ठीक है। अब बात करते हैं इसका, मान लेते एग्जाम्पल 1 में लिखा हूँ, मान लेते कैश प्राइस ऑफ द कार कितना है? 2,40,000। जब आप कार परचेज करने गए, आपने डाउन पेमेंट कितना दिया? 40,000। बैलेंस टू बी पेड कितना होगा? 2 लाख। अब आपने क्या किया, ये 2 लाख का जो पेमेंट है वो 4 एनुअल पार्ट टुगेदर, मतलब 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपने कवर कर दिया। और आपको पता है जब भी आप सामान उधारी पे लेते हो तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन को ध्यान समझो। 2,40,000 कार का दाम था, 40,000 आपने डाउन पेमेंट किया, 2 लाख का आपका रिमेनिंग बैलेंस है। हाँ, आपने बोला भैया इस 2 लाख को ना 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कवर कर दिया, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3 और इंस्टॉलमेंट 4। तो कंपनी ने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में इसको डिवाइड कर दिया। और जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे करने जाते हो, याद रखना, जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे करने जाओगे, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। और इंडिया में तो भाई जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी भी ऐड करके देना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी होगा और साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट अमाउंट भी होगा, ठीक है। और हाँ, इंडिया में तो जीएसटी भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट कवर कर दिया और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? 10%। आपको क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? हेलो, इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा? सिंपल, 3 चीज बनाना पड़ेगा। पहला बनेगा कैश प्राइस, दूसरा बनेगा इंटरेस्ट और तीसरा बनेगा इंस्टॉलमेंट। ये 3 फॉर्मेट बनेगा। पहला बनेगा कैश प्राइस, दूसरा बनेगा इंटरेस्ट और तीसरा बनेगा इंस्टॉलमेंट। इस पूरे चैप्टर का जो बेसिक्स है इसी 3 फॉर्मेट से कवर हो जाएगा। तो देखो मैंने कैश प्राइस, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और है इंस्टॉलमेंट। सर मीनिंग ऑफ इंस्टॉलमेंट पहले समझिए, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? हेलो, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है पहले समझो। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है आपका नंबर ऑफ पेमेंट। अगर आप डाउन पेमेंट कर रहे हो ना, लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट इज नॉट एन इंस्टॉलमेंट, गलत है। आपने डाउन पेमेंट किया, ये आपका पहला इंस्टॉलमेंट है। डाउन पेमेंट के बाद 1 मंथ के बाद आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट है। बट फेमस क्या है? डाउन पेमेंट का एक नाम है कि इनिशियली आपने इतना पैसा दिया, बट वो काइंड ऑफ इंस्टॉलमेंट ही है। बट दिक्कत क्या है ना कि जब हम अगर बोलेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ये होता आफ्टर डाउन पेमेंट। बट आप समझिए, जो आप डाउन पेमेंट दे रहे हो ना, एक्चुअल में देखा जाए रियलिटी में वो आपका पहला इंस्टॉलमेंट है। वही होगा कि डाउन पेमेंट के बाद जो होगा मंथली वाइज
वहां से इंस्टॉलमेंट काउंट करेंगे। बट ये जो डाउन पेमेंट है ये भी आपका इंस्टॉलमेंट का हिस्सा, मैं ये बोलना चाहता हूँ। जो आपने डाउन पेमेंट दिया ना, ये आपके इंस्टॉलमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो कैश प्राइस कितना था बाबू? 2,40,000, ठीक है। आपने इनिशियली कितना दिया? आपने इनिशियली कितना पैसा दिया? 40,000 आपने पैसा दिया इनिशियली, ठीक है। तो आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना हो गया? 2 लाख। आप जो डाउन पेमेंट दे रहे हो, क्या इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगता है? आंसर इज नो, डाउन पेमेंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। तो आपका पहला इंस्टॉलमेंट हो गया 40,000 का। आपका पहला इंस्टॉलमेंट क्या हो गया? 40,000 का, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, 2,40,000 था, जिसमें से 40,000 का आपने किया डाउन पेमेंट। क्या किया? डाउन पेमेंट। बैलेंस कितना बचा है? 2 लाख रुपया का। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर दो। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो अब आप डायग्राम देखिएगा, ये डायग्राम देखिए। ये है आपका जिस दिन आपने कार को परचेज किया, जिस दिन आपने कार को परचेज, मान लो 1 तारीख है, ये मान लेते 1 तारीख है, 1 जनवरी पकड़ लेते, 1 तारीख है। आपने इस दिन कार परचेज किया, तो 2,40,000 में से 40,000 माइनस कर दिए। कार का इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट 2 लाख रुपया। अब क्वेश्चन आ रहा है, सर हमने 4 इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर दिया, तो अगर 2 लाख को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आएगा? 50,000 आएगा, ठीक है। ये हो गया 50,000 पर इंस्टॉलमेंट। 50,000, 50,000 यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ, 50 यहाँ। लेकिन ध्यान सुना, आपका 50,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या इस प्रिंसिपल अमाउंट पर बैंक वाले या जो आपके सेलर है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो इंटरेस्ट है इस 50,000 पे चार्ज होगा, मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट है इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा, या टोटल पैसे पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा? बस क्वेश्चन बस इतना ही है। आपका पहले दिन आपका ड्यू कितना है? हेलो, पहले दिन आपका ड्यू कितना है? 2 लाख। तो ये आपका 2 लाख का ड्यू है। यहां से 1 तारीख से पूरा महीने भर बीत गया, तो पूरे मंथ तक ड्यू कितना था? 2 लाख। तो इंटरेस्ट हमेशा ड्यू अमाउंट पर होता है, ना कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे। इंटरेस्ट हमेशा किस पर होता है? ड्यू पर। भैया बैंक वाले ने आपको 2 लाख का उधारी दिया ना, बैंक वाला कितना दिया? 2 लाख उधारी, और आपने 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट करवा दिया, तो 50-50 करके 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गए। पर उधारी तो 2 लाख की थी, बैंक वाला आपको 2 लाख का बेनिफिट दिया, तो इंटरेस्ट भी वो 2 लाख पे चार्ज करेगा। तो अब ये जो 2 लाख का है ये पूरे मंथ तक बाकी था, इसलिए जो इंटरेस्ट आएगा इस 2 लाख पे आएगा, क्योंकि ये आपका पूरे मंथ तक ड्यू था, तो इंटरेस्ट इस पर आएगा, 2 लाख पे आएगा। तो 2 लाख का 10% कितना होता है? हेलो, 20,000 रुपया। अब आप आ जाइए, देखिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ? ये आपका ड्यू अमाउंट है, इस पर 10% कितना हो गया? 20,000। तो इंस्टॉलमेंट कैसे आया? 50,000 था आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, और प्लस 20,000 आपका इंटरेस्ट, तो आपका 70,000 हो गया टोटल इंस्टॉलमेंट। तो 70,000 कैसे आया? 70,000 कैसे आया? 50,000 50 के आपका प्रिंसिपल अमाउंट और 20 के आपका इंटरेस्ट अमाउंट, दोनों मिला कितना हो गया? 50,000 हो गया, ठीक है। अब देखो, हेलो, 2 लाख था, 2 लाख में से आपने 50,000 दे दिया है, अभी आपका कितना बाकी है? 1,50,000। 2 लाख में से आपने, अब बोलोगे सर मैंने 70 पे किया। अरे 70 जो आपने पे किया उसमें इंटरेस्ट था 20,000, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 50। ये 2 लाख क्या है? आपका प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट से ऑलवेज प्रिंसिपल अमाउंट ही माइनस होगा, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस नहीं होगा। तो आप देखिए 2 लाख था, 2 लाख में से आपने 50,000 दे दिया, बचा कितना? 1.5 लाख। कितना बचा? 1.5 लाख। तो अब बचा यहाँ पे 1.5 लाख। देखो यहाँ पे कितना बचेगा? 1.5 लाख। अब पूरे मंथ भर कितना ड्यू था? बोलो ना, पूरे मंथ भर कितना ड्यू था? 1.5 लाख था। तो इंटरेस्ट किस पर आएगा? 1.5 लाख पर आएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो 1.5 लाख है, ये जो ड्यू अमाउंट है, मैं लिख दे रहा हूँ ड्यू अमाउंट, ड्यू। तो पहला इंस्टॉलमेंट क्लियर करने के बाद ड्यू कितना बचेगा? 1,50,000। तो आपका ड्यू अमाउंट पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 20,000 रुपये। सॉरी 1.5 लाख का 10% कितना होता है? 15,000। तो आपका 15,000 चार्ज किया जाएगा। तो आपका इंस्टॉलमेंट कितना बचेगा? बनेगा प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट कितना था? 50,000, और 15,000 का क्या था आपका?
15,000 का था आपका इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपका कितना बचेगा 65,000। क्लियर हुआ? ओके। 1,50,000 में से आपने 50,000 पे कर दिया सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो आपका ड्यू कितना बचेगा 1,00,000 रुपया। कितना ड्यू बचेगा 1,00,000। ठीक है, अब इस 1,00,000 का 10% कितना होगा 10,000 रुपया। अरे बोलो ना, इस 1,00,000 का 10% कितना होगा 10,000 रुपया। तो जैसे ही आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे किया, जैसे ही आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट पे किया, उसमें से 10,000 आपका क्या है इंटरेस्ट है, और 50,000 आपका क्या है इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है। तो 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 60,000 रुपये। अब बचा आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट विच इज 50,000। कितना है 50,000। ठीक है, 50,000। हेलो, आपका फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना है 50,000, लेकिन आपका ड्यू कितना था, आपका ड्यू कितना था, अरे 1,00,000 में से 50,000 माइनस कर दिया, ड्यू कितना बचा 50,000। तो इंटरेस्ट हमेशा ड्यू अमाउंट पे होता है, तो 50,000 का 10% कितना होगा 5,000। तो ये 50,000 आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट और 5,000 आपका इंटरेस्ट, टोटल कितना हो गया 55,000। ये कितना हो गया 55,000। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अभी तक मैंने क्या समझाया कि जो भी आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है वो ड्यू अमाउंट पे होगा, ना कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट पर। पहला बात, इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन किस पर होगा ड्यू अमाउंट, ना कि इंटरेस्ट अमाउंट। जैसे एग्जांपल, ये मेरा 2,40,000 में अगर मैंने 40,000 का डाउन पेमेंट कर दिया, तो मेरा कितना पैसा है 2,00,000 बचा हुआ, 2,00,000 मेरा ड्यू है। इस ड्यू पे हम इंटरेस्ट हटाएंगे, समझ गए? तो इस 2,00,000 पर जब मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 देने जाऊंगा, तो मेरा जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो मेरा टोटल ड्यू अमाउंट है, इस ड्यू अमाउंट पर हम 10% का क्या देंगे इंटरेस्ट देंगे। तो 2,00,000 पे 10% कितना हो गया 20,000 हो गया। तो पहला इंस्टॉलमेंट और प्लस 20,000 का इंटरेस्ट कितना बन गया 70,000। जैसे ही आपने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर किया, अब आपका टोटल ड्यू कितना हो गया 1,50,000। 1,50,000 में आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट क्लियर किया, लेकिन जब आप सेकंड इंस्टॉलमेंट क्लियर करने जाओगे तो ड्यू अमाउंट कितना था 1,50,000। तो 1,50,000 का 10% कितना होगा 15,000। तो 50,000 हो गया सेकंड इंस्टॉलमेंट, 15,000 इंटरेस्ट, कितना हो गया 65,000। ठीक है, अब आते हैं केस 1 क्लियर हुआ? केस 1 में क्या हुआ था, केस 1 में क्या क्या दिया हुआ था, जब कैश प्राइस दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और इंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट दिया हो। ठीक है, लेकिन अब केस 2 में आ जाओ। केस 2 के पहले, केस 2 में कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लो। केस 2 पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लो। डाउन पेमेंट इज द, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, डाउन पेमेंट इज द इनिशियल पेमेंट मेड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। जब आप कोई भी सामान उधारी पे लेते हो, तो जो आपका इनिशियल पेमेंट है उसी को अपने क्या बोलते हैं डाउन पेमेंट बोलते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसमें डाउन पेमेंट में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता, बिकॉज आज आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और आज ही आपने पेमेंट कर दिया थोड़ा बहुत, तो पूरे मंथ तक आपने वेट नहीं किया, तो जिस दिन आप डाउन पेमेंट करते हो ना, उस पर एक भी रुपए का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है, बात करना तुम दोनों। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जब आप इंस्टॉलमेंट पे करने जाओगे, चाहे पहला इंस्टॉलमेंट या सेकंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट या फोर्थ इंस्टॉलमेंट या फिफ्थ, जब भी आप इंस्टॉलमेंट पे करने जाओगे तो चेक करोगे टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है। उस टोटल आउटस्टैंडिंग पर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा, ना कि इंस्टॉलमेंट अमाउंट पर। जैसे इस क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन देखो, मैं पहला इंस्टॉलमेंट देने गया, ध्यान सुनना, मैं पहला इंस्टॉलमेंट देने गया, जैसे ही मैं पहला इंस्टॉलमेंट देने गया, मेरा टोटल ड्यू कितना था 2,00,000। मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हुआ टोटल ड्यू पे। ठीक है, जब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट देने गया, तो 2,00,000 में से 50,000 दे दिया था प्रिंसिपल अमाउंट। तो जब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट देने गया, तो मेरा आउटस्टैंडिंग कितना था 1,50,000। तो 1,50,000 पे 10%। यही बात यहाँ लिखा गया है कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जब आप इंस्टॉलमेंट पे करने जाते हो तो चेक करते हो कि टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है, उसी आउटस्टैंडिंग पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। ठीक है, तीसरी बात देख लो, इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन में क्या क्या आता है, मतलब एलिमेंट क्या क्या है। पहला है कैश प्राइस ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसमें प्लस करते हैं टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। मतलब सिंपल बताऊं, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट अमाउंट। अगर मैं सिंपल बताऊं, इंस्टॉलमेंट में क्या क्या चीज, क्या दो चीज होता है इंस्टॉलमेंट में, क्या दो चीज होता है, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, एक होता है प्रिंसिपल
एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट। इसी चीज को ये लोग क्या बोला है, कैश प्राइस ऑफ द इंस्टॉलमेंट, मतलब प्रिंसिपल की बात हो रही है, प्लस इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब ये इंटरेस्ट अमाउंट की बात हो रही है कि टोटल जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है उस पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है। तो तुमको सिंपली याद रखना कि जो इंस्टॉलमेंट उसमें दो चीज है, एक है प्रिंसिपल अमाउंट और एक है इंटरेस्ट अमाउंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, अच्छा सॉरी चौथा पॉइंट देखो, इंटरेस्ट एलिमेंट इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल ऑलवेज बी मोर देन द इंटरेस्ट एलिमेंट इन सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड सो ऑन। जो पहला इंटरेस्ट है वो ज्यादा आएगा, हाँ पहला इंटरेस्ट ज्यादा, पहला इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट वो ज्यादा आएगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट आएगा वो पहले के कंपेयर में कम आएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट आएगा वो सेकंड के कंपेयर में कम आएगा। एग्जांपल देख लो, पहला इंस्टॉलमेंट में आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, 20,000। क्यों 20,000 पे किया इंटरेस्ट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग ज्यादा था। सेकंड इंस्टॉलमेंट में आपने इंटरेस्ट पे किया 15,000, जो कि पहले वाले से कम है, इसलिए कम है क्योंकि आउटस्टैंडिंग भी कम हो गई। थर्ड ईयर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे वो दूसरे से कम है, क्यों कम है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग कम हो गई, देखो ना आउटस्टैंडिंग यहाँ पे कम हो गई। और जब आप लास्ट इंटरेस्ट पे करोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट का जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो थर्ड वाले से भी कम है, क्यों कि जो आउटस्टैंडिंग थी वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे लिखा गया। साथ में तो लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी भी आता है एग्जाम में, पता है कि नहीं, 5 नंबर का थ्योरी भी है चैप्टर में, मैं कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ साथ ही साथ मैं थ्योरी भी आपको पढ़ाते चला जा रहा हूँ कि इंटरेस्ट एलिमेंट इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल ऑलवेज बी मोर देन द इंटरेस्ट एलिमेंट इन द सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड सो ऑन। पहला इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, सेकंड वाला और कम, थर्ड वाला और कम, फोर्थ वाला और कम। और पांचवा देख लो, टोटल इंटरेस्ट। अब ये टोटल इंटरेस्ट कैसा होगा इसका कैलकुलेशन मैं समझाऊंगा, इसका कैलकुलेशन समझाऊंगा क्वेश्चन 2 के साथ। तो मैट में आओ, क्वेश्चन 2, मैट में क्वेश्चन 2 करते हैं। अब मैट, ये हमारा केस 2 है, मैट में जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मैट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है केस 2 का क्वेश्चन दिया हुआ, केस 1 पढ़ा दिया ना, ये जो क्वेश्चन है ना ये केस 1 का क्वेश्चन था। हेलो, ये जो क्वेश्चन है कौन सा, केस 1 का था। अब मैं क्वेश्चन केस 2 की बात करता हूँ। केस 2 में क्या क्या है देखो, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन, ये केस 2 की बात कर रहा हूँ। महिर परचेज ऑन ए कार ऑन हायर पर सिस्टम, ठीक है, महिर ने क्या किया, कार परचेज किया, हायर परचेज सिस्टम। ऑब्वियसली बैंक वाला जो कार वार बेचता है वो हायर परचेज भी बेचता है, ठीक है। द टोटल कैश प्राइस ऑफ द कार इज 15,990, 15,980, 15,980 कार का दाम था। एक्चुअली गड़बड़ क्यों होगा ना, ये वाला अमाउंट देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो गए, 16,000 में कौन सी कार आ रही है। द टोटल कैश प्राइस ऑफ द कार इज 15,920, चार, अरे ठीक है बाबा 980 जो भी है, पेबल कितना, 4,000 डाउन पेमेंट है, 4,000 क्या है डाउन पेमेंट है। पहला इंस्टॉलमेंट है 6,000 का, सेकंड इंस्टॉलमेंट है 5,000 का, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है 2,000 का, एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर। ओके, तो पहला इंस्टॉलमेंट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ये पहला इंस्टॉलमेंट है, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है। इंटरेस्ट इज चार्ज एट अ 5%, इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है 5%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट पेड बाई बायर टू सेलर ईच ईयर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो बायर सेलर को हर एक साल दे रहा है, ठीक है। सॉल्व करें इसको, तो क्वेश्चन 2 आ जाते हैं, मोहित का शोरूम हटा देते हैं। क्वेश्चन 2, मैट का क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन देखो। फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट क्या था लिख दो, स्टेटमेंट शोइंग, हाँ स्टेटमेंट शोइंग कैश प्राइस, हाँ पेज दे दूंगा घर पे लिख लेना, कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अरे सुनो, स्टार्टिंग के 1-2 पेज छोड़ दो ना, ठीक है, 1-2 पेज छोड़ दो, और ये ग्रुप में मैं भेज दूंगा, ये जो पेज है मैं ग्रुप में भेज दूंगा, और एप्लीकेशन में भी, एप्लीकेशन का जो नोट सेक्शन वहाँ पे ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लेना। स्टेटमेंट शोइंग कैश प्राइस, इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट,
फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले बनेगा कैश प्राइस, ठीक है, फिर क्या बनेगा इंटरेस्ट, उसके बाद क्या बनेगा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कैश प्राइस कितना था, कार की कैश प्राइस कितनी थी 15,980, 15,980 ये कैश प्राइस थी, जिसमें आपने 4,000 रुपया दिया है डाउन पेमेंट। 4,000 आपने क्या दिया है डाउन पेमेंट, देखो आपने 4,000 इनिशियल पेमेंट किया है, जो आप इनिशियल पेमेंट करते हो इसी को अपने क्या बोलते हैं डाउन पेमेंट करते हैं। तो 4,000 आपने डाउन पेमेंट दिया, तो अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है, अरे बोलो ना रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा है, 15,980 में से 4,000 11,980 ये बचेगा ना, 11,980 ये आपका रिमेनिंग बचा हुआ है। क्या डाउन पेमेंट पर, हेलो, क्या डाउन पेमेंट पर इंटरेस्ट लगता है, आंसर इज नो, यहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्या डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट का पार्ट है, आंसर इज यस। आप क्या करेंगे यहाँ 4,000 इंस्टॉलमेंट में डाल देंगे, क्लियर है। अब आपके क्वेश्चन देखना, पहला इंस्टॉलमेंट है 6,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट है 5,000 और तीसरा इंस्टॉलमेंट है 2,000। तो आपके क्वेश्चन में 5,000 और क्या था 6,000, सॉरी 6,000 5,000 2,000, हाँ ठीक है ठीक है, 6,000 6,000 5,000 और 2,000 ये इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे दिया है, और क्वेश्चन बोलता है भैया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करो, यही क्वेश्चन बोलता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन करो। अभी लिखो मत, पहले समझो, लिखने के लिए टाइम दूंगा, टेंशन मत लो, पहले आप समझो। क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट अमाउंट दे दिया है, अपने को क्या बोला है इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करना। तो आप बताओ आप पहला इंस्टॉलमेंट कितना पे किए हो, कितना पे किए हो 6,000, ठीक है, ये पहला इंस्टॉलमेंट है, ठीक है ओके। लेकिन आपको मैंने पहले पढ़ाया था इंस्टॉलमेंट अमाउंट का मतलब क्या होता है, दो चीज, इंस्टॉलमेंट दो चीज आता है, एक आता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक है इंटरेस्ट अमाउंट। इसका मतलब जो तुमने 6,000 का इंस्टॉलमेंट पे किया है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है और उसमें इंटरेस्ट अमाउंट भी है, ठीक है। लेकिन याद रखना प्रिंसिपल अमाउंट से सिर्फ मतलब यहां से सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट माइनस होता है, इंटरेस्ट अमाउंट माइनस नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, कार का प्रिंसिपल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट से ऑलवेज प्रिंसिपल अमाउंट ही माइनस होगा, इंटरेस्ट अमाउंट कभी भी गलती से माइनस मत करना, ठीक है। तो आप बताओ अगर मुझे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना रहे तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैंने सिंपली बताया इंटरेस्ट आप हमेशा पे करते हो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। तो 4,000 पेमेंट करने के बाद आउटस्टैंडिंग कितना पड़ा हुआ है 11,980। अब आपका इंटरेस्ट इसी पर कैलकुलेट करेंगे, इस पर ही आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 11,980 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट था 5%, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। तो इस पर आप 5% का इंटरेस्ट पे करो, कितना है बाबू बोले ना यहाँ पे 599। तो 6,000 में से आपने 599 इंटरेस्ट अमाउंट अगर हटा दोगे तो जो बच जाएगा वो कौन सा अमाउंट बचेगा, प्रिंसिपल अमाउंट बचाएगा। तो 6,000 में से 599 माइनस करो, जो बचेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा। बोले ना कितना आएगा, हाँ 5201, थोड़ा तेज बोलो ना, 5401। ये कैसे आया, ये कैसे आया, 6,000 मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट था, जिसमें से प्रिंसिपल जिसमें से इंटरेस्ट मैंने माइनस कर दिया, तो जो बचेगा वो मेरा होगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब इसको माइनस करने के बाद, इसको माइनस करने के बाद मेरा बैलेंस ड्यू कितना बचता है बोलो ना, 6,571, कैलकुलेशन देख लेना, यही बच रहा है 6,571, ठीक है। क्या है तुम लोग को 6,577 अभी ठीक है ना, 6,579, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है सेकेंड इंस्टॉलमेंट आपने कितने का पे किया है 6,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है 5,000।
अब ये जो 5,000 आपने पे किया, ऑब्वियसली इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इसमें इंटरेस्ट अमाउंट है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा किस पर होता है? ड्यू अमाउंट पर है। तो ड्यू आपका कितना है? आपका ड्यू कितना, मैं एरो बना के समझा रहा हूँ, एग्जाम में आप एरो मत बनाना। आपका ड्यू कितना है? 6579 इंटू कर दीजिए 5%, तो आपका निकल जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट। कितना आ रहा है बताइए? 329, 329 रुपया, ये आपका इंटरेस्ट है। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट में से ये इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो जो बच जाएगा वो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा। कितना आएगा प्रिंसिपल बताइएगा? मतलब 5,000 में से अगर 329 हटा दीजिएगा, हाँ क्या लोग 4671, ठीक है। तो ये आपने माइनस कर दिया, ये आपका बच गया। अब कितना आएगा? 1908, हाँ 08, 1908, ठीक है 1908। ओके, अब यहाँ पे पेन ड्रॉप करना, कैलकुलेट मत करना, गलती हो जाएगा, गलती पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है 1908। ये क्या हो गया? 1908। आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट, ये था पहला इंस्टॉलमेंट, ये था सेकंड इंस्टॉलमेंट, और आपका थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना था? 2000। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना था? 2000। अगर मैं कैलकुलेशन करूं, ध्यान सुनना, अगर मैं कैलकुलेशन करूं इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कितना होगा? 908, क्योंकि बैलेंस ड्यू यही बचा हुआ है, इनटू कर देंगे 5%, कितना आएगा? हाँ 95.4, यही आ रहा है। ओके, अब अगर मैं बेसिकली क्या करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट अगर माइनस करूंगा तो सिंपली क्या करूंगा, 2000 माइनस 95.4, कितना आएगा बताइए? तो 194.6। मेरा बैलेंस कितना बच जाएगा? बैलेंस कितना बच जाएगा बताइए? तो 3.4। फिर भी मेरा 3 रुपया 40 पैसा बच गया। लेकिन आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या था? 2000। इसके बाद भी आपका 3 रुपया 40 पैसा बचा हुआ, तो बैंक वाला आपका 3 रुपया 40 पैसा क्यों छोड़ेगा? एक एक क्लाइंट पर अगर 3-3 रुपया छोड़ेगा तो बैंक को तो नुकसान हो जाएगा। अरे बैंक को तो हजारों लाखों क्लाइंट है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या होता है? एक्चुअली जो इंटरेस्ट का जब कैलकुलेशन होता है वो लम सम में होता है, कभी भी एग्जैक्टली नहीं होता, हमेशा वो लम सम में होता है, वो अप्रॉक्स अमाउंट में होता है इसका। क्योंकि देखो, अगर मैं ये वाला सिस्टम पे फॉलो करूंगा तो देखना बैंक का 3 रुपया 40 पैसा बच जाएगा, और बैंक अगर एक एक क्लाइंट पे 3 रुपया 40 पैसा छोड़ेगा तो बैंक को नुकसान हो जाएगा। इसलिए बैंक वाले पता क्या करते हैं? बोलते हैं सिंपली लास्ट में क्या करना, आप लास्ट में बोलते हैं क्या करना, बैंक वाला बोलता है लास्ट में बैंक वाला पता क्या बोलता है? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा लास्ट में? बोला आपका इंस्टॉलमेंट कितना है? 2000। कितना है? 2000। ड्यू कितना है? 9। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 908। अरे आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है? 2000। आपका प्रिंसिपल ड्यू कितना है? ये लास्ट का कैलकुलेशन करो, लास्ट में कैसे कैलकुलेट करोगे? तो प्रिंसिपल ड्यू है 908, इसको माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। तो कितना है? कितना आ रहा है? 92, ठीक है। और यहां से क्या माइनस करेंगे? 908, यहां पे क्या हो जाएगा? तो इस केस में इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा? 90992। इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा? 92। अब देखना फॉर्मूला क्या बना इंटरेस्ट का लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। लास्ट इंस्टॉलमेंट के लिए फॉर्मूला क्या बना? इंस्टॉलमेंट माइनस प्रिंसिपल ड्यू, इंस्टॉलमेंट ड्यू माइनस प्रिंसिपल ड्यू। देख लीजिए फॉर्मूला, देख लीजिए टोटल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे बनेगा? टोटल हायर परचेस प्राइस, टोटल हायर परचेस प्राइस माइनस टोटल कैश प्राइस, ठीक है। या बेटर तरीका क्या हो सकता है? बेटर तरीका क्या हो सकता है? बेटर तरीका क्या हो सकता है? टोटल हायर परचेस प्राइस ना बोलकर क्या लिखो? इंस्टॉलमेंट ड्यू। अच्छा, टोटल का मतलब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है, तो बेटर क्या रहेगा तुम्हारे लिए? इंस्टॉलमेंट ड्यू माइनस प्रिंसिपल ड्यू। तो तुम लोग को मैं शॉर्ट में लिखवा दूं? अरे बोलो ना, तुम्हारे लैंग्वेज में लिखवा दूं? बेटर फॉर्मूला लिखवा दूं?
लिखो ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिखो यहाँ पे, मैं तुम्हारी लैंग्वेज दिखा दूंगा, बेटर हो जाएगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट, एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट। कैसे होगा लास्ट इंस्टॉलमेंट पे? देखिए यहाँ पे इंस्टॉलमेंट ड्यू माइनस कर दो बैलेंस ड्यू या प्रिंसिपल ड्यू, क्या बोल दो, बैलेंस ड्यू। ठीक है, ये होगा कैलकुलेशन। अब देखना हमारा इंस्टॉलमेंट ड्यू कितना था, 2000, और बैलेंस ड्यू कितना था 908, जो डिफरेंस आया 92, ये मेरा हो गया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। बोले कोई डाउट? कोई डाउट? कौन सा? नहीं, टोटल ड्यू क्यों, आप इंटरेस्ट नहीं पे करोगे? टोटल ड्यू तो आपका 2000 है, टोटल ड्यू आपका 2000 है, उसमें से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल ड्यू, तो आ जाएगा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। क्या लिखा है? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन एट द लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्लियर हुआ? ओके। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूँ, 2 मिनट दो, मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। जो भी मैंने 1 घंटे पढ़ाया मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको? पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट बेसिक डिफरेंस क्या होता है। जब आप कोई सामान इंस्टॉलमेंट पे परचेस करते हो तो गुड्स की ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो जाती है जैसे ही आपने डाउन पेमेंट किया। फॉर एग्जांपल मैंने मोबाइल परचेस किया, थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट करके, डाउन पेमेंट करते ही मोबाइल का ओनर मैं बन गया। अगर मैं इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं करता हूं तो मेरे से कोई मोबाइल नहीं छीन पाएगा। अलग बात है मेरे ऊपर केस होगा पैसा रिकवर करने का, बट मेरा मोबाइल मेरे से कोई नहीं छीन सकता, बिकॉज उस मोबाइल का ओनर मैं बन गया। हायर परचेज में क्या होता है, जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं करते तब तक आप उस गुड्स के ओनर नहीं बनते। अगर आपने एक भी इंस्टॉलमेंट को मिस किया, कंपनी आएगी गुड्स लेकर के चली जाएगी। ठीक है, हर चाहे इंस्टॉलमेंट बेसिस लो चाहे हायर परचेज लो, सब में थोड़ा बहुत लूप होल है। मैंने एक एग्जांपल क्रिएट किया था, याद है मोहित वाला एग्जांपल क्रिएट किया था, मैंने बता दिया था कि लूप होल कहाँ कहाँ है। तो क्वेश्चन आता है सर कौन सा प्रेफर करें, कौन सा प्रेफर करें, इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट? बेस्ट आंसर होता है अगर आप ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हो तो हायर परचेज, अदरवाइज इंस्टॉलमेंट। सर वो 3 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन क्या है, अगर गुड्स ड्यूरेबल है, अगर गुड्स क्या है, ड्यूरेबल है, उसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है और उसका इंश्योरेंस हो सकता है, तो इस केस में आप हायर परचेज को चूज करेंगे, अदरवाइज आप क्या चूज करेंगे, इंस्टॉलमेंट बेसिस। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है सर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा बैलेंस ड्यू पे होगा, जो भी बैलेंस ड्यू होगा वहीं पे होगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इंस्टॉलमेंट हमेशा 2 चीज पाया जाएगा, एक पाया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि एसेट का दाम है, प्लस जो आपने उधारी पे इंटरेस्ट पे किया वो इंटरेस्ट। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, 6 केस है, 6 में से 2 केस मैंने समझा दिया है, तीसरा केस मैं कल समझाऊंगा। आज के लिए आपको होमवर्क का क्वेश्चन 3, मैट का क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क है। मैट का क्वेश्चन 3 आपका क्या है, होमवर्क है, आप होमवर्क करके लाइएगा। ठीक है, हाँ ये अच्छा, ये जो नोट्स है मैं ग्रुप में भी डाल दे रहा हूँ, ऐप सेक्शन में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और टैक्स का भी शायद एक नोट्स नहीं दिया, भूल गया था देना मैं, टैक्स का मेरे को याद दिलाना, मैं भी वो भी ट्रांसफर कर देता। और ऐप के सुनो, ये जो नोट्स है ना, ये जो नोट्स है ये ऐप कहाँ मिलेगा, ऐप के नोट सेक्शन मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।